B1, rotate. बुकारेस्ट एयरपोर्ट से टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद ये क्या हो रहा है? एक कमर्शियल एयरलाइनर सीधे जमीन पर आ गिरा वो प्लेन पूरी तरह से तबाह हो गया था और उसमें बैठे सभी लोगों की जान चली गई। फायरमैन के सामने लाशों का अंबार लग गया। जितना ज्यादा रोमानिया का दर्द है, उतने ही ज्यादा सवाल भी उठ रहे हैं। क्या इसमें पहले ही आग लग गई थी? इसी फ्लाइट को 2 हफ्ते पहले बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। क्या इन्वेस्टिगेटर्स ऐसे सबूत इकट्ठे कर पाएंगे जो साबित करे कि प्लेन के साथ छेड़छाड़ की गई थी? ये समझ में नहीं आया, एक बार फिर से प्ले करो। ये कैप्टन ही है ना? ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स और गवाहों पर आधारित एक सच्ची घटना है। शुक्रवार की सर्द सुबह में टोरॉम फ्लाइट 371 का क्रू बुकारेस्ट के ऑटोपेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ की तैयारी कर रहा है। Before takeoff checklist. Flight controls. Checked. Flaps. Flaps at 15. Confirmed. Checklist complete. ब्रसल्स जाने के लिए 49 पैसेंजर्स एयरबस A310 में सवार हैं। लगता है आज फ्लाइट में काफी जगह है। टेरी चंग एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जो एक हफ्ते बाद बुकारेस्ट में अपने काम निपटाकर वापस यूएस लौट रही हैं। मैं टेरी चंग को जानता था। हम नेशनल बैंक ऑफ रोमानिया के लिए साथ में काम कर रहे थे। वो एक बेहतरीन एडवाइजर तो थी ही, साथ ही उतनी ही अच्छी इंसान भी थी। हम बहुत खुशनसीब थे जो हमें टेरी चंग जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। मौसम तो एकदम बढ़िया लग रहा है। बर्फबारी के बावजूद फ्लाइट वक्त पर उड़ने के लिए तैयार है। फ्लाइट 371 टेक ऑफ के लिए तैयार। 371 टेक ऑफ कर सकती है। टेक ऑफ के लिए तैयार हो ना? रेडी फॉर टेक ऑफ। फर्स्ट ऑफिसर इयन एल्स्टॉय प्लेन को इस तरफ से उड़ाने वाले हैं। वो और उनके कैप्टन लिवियो बैटानोयू काफी अनुभवी पायलट हैं और दोनों को मिलाकर करीब 23,000 फ्लाइट आवर्स का अच्छा एक्सपीरियंस है। टेरी चंग भी लंबे वक्त से हवाई सफर करती आ रही हैं। शिकागो में भी ऐसी स्नोफॉल होता है। वो बड़ी हंसमुख लेडी थी। उन पैसेंजर्स में थी जो आपसे बातचीत करना पसंद करते हैं, आपको जानने की कोशिश करते हैं, फिर अपने बारे में भी बताते हैं और साथ बैठते ही आपके दोस्त बन जाते हैं। ये A310 टोरॉम यानी रोमानिया की स्टेट एयरलाइन की फ्लीट से जुड़ा एक नायाब मॉडर्न एयरप्लेन है। थ्रस्ट सायन चेक्ड। ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड पैसेंजर जेट्स की नई जनरेशन में सबसे बेहतरीन प्लेन है। A310 का ऑटोमेशन अलग ही लेवल का था। इसने दुनिया को दिखाया कि ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट फ्यूचर में कैसे होने वाले हैं, कितने बेहतर होने वाले हैं। B1, rotate. तुम कंट्रोल संभालो और मैं थ्रॉटल को गार्ड करता हूँ। फर्स्ट ऑफिसर इस प्लेन को उड़ा रहे हैं तो वहीं कैप्टन थ्रस्ट लेवल्स को मॉनिटर कर रहे हैं, जो कि A310 का कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है। ऑटो थ्रस्ट की वजह से पायलट्स का काम बहुत आसान हो जाता है। ये प्लेन के परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका थ्रस्ट खुद ब खुद मैनेज कर लेता है, चाहे वो टेक ऑफ, क्लाइंब, डिसेंट, यहाँ तक कि लैंडिंग ही क्यों ना हो। हर किसी को ये प्लेन्स बेहद पसंद थे और हर कोई इनकी टेक्नोलॉजी का दीवाना था। A310 उड़ाने की बात ही कुछ और थी। वो वाकई उस वक्त के हिसाब से बहुत एडवांस्ड प्लेन था। टैरम की शान था वो प्लेन। पॉजिटिव रेट। गियर अप। टेक ऑफ बेहद आराम से हुआ। गियर अप। बुकारेस्ट से ये 3 घंटे नॉर्थ वेस्ट का सफर करेंगे ब्रसल्स की तरफ।
मुझे सीधे सियरा टैंगो जूलियट से कनेक्ट कीजिए। ये लो हो गया। टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन अपने पहले नेविगेशन पॉइंट की तरफ पहला लेफ्ट टर्न लेता है। घने बादलों के चलते विजिबिलिटी 0 हो गई है, मगर इन पायलट्स के पास सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से भी प्लेन उड़ाने का काफी एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा लेफ्ट। सभी पायलट्स को ऐसी हालत में फ्लाई करने के लिए अच्छे से ट्रेन किया जाता है। ऐसे मौकों को हमारी भाषा में कहा जाता है IMC। फ्लाइट डिस्प्ले के चलते कभी कोई दिक्कत नहीं आती और हम लोगों को खास ऐसे ही मौकों के लिए ट्रेन करते हैं, और उनको ट्रेन करना जरूरी भी होता है। Totally normal. मगर तभी फर्स्ट ऑफिसर को एहसास होता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। प्लेन तेजी से लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है और अपने रास्ते से भटकने लगता है। 371, confirm crossing 10,000 feet. एयरबस को इस वक्त आराम से हवा में उड़ता रहना चाहिए था, मगर बजाय इसके ये जमीन की तरफ ड्राइव करने लगा। टेरी चंग एक बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रैवलर थी। उन्हें अंदाजा हो गया होगा कि कोई बड़ी गड़बड़ हो गई है। उड़ान भरने के सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही फ्लाइट पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये क्या हो रहा है? Confirm your altitude, please. ये प्लेन एयरपोर्ट से सिर्फ 3.2 किलोमीटर दूर एक फील्ड में क्रैश हो गया। इस भयानक आग को बुझाने में करीब 1.5 घंटे का वक्त लग गया और करीब 1700 किलोमीटर दूर ब्रसल्स में लोग बेसब्री से एक खबर का इंतजार कर रहे हैं। इस प्लेन में 32 यात्री बेल्जियम से थे। उस समय मैं घर पर ही था जब मेरे पास ये कॉल आया। उस समय उनके पास बस इतनी ही खबर थी कि प्लेन क्रैश हो गया है। इस भयानक हादसे के बाद यह अंदाजा हो गया कि कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है। न्यूज रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है कि जमीन से टकराते ही प्लेन पूरी तरह तहस नहस हो गया। मलबा काफी बड़े एरिया में फैल गया और फायर फाइटर्स के सामने लाशों का ढेर लग गया। हादसे में 60 लोगों की जान चली गई, जिसमें पायलट्स, 9 क्रू मेंबर्स और 49 पैसेंजर्स शामिल थे। हर कोई गहरे सदमे में था। वहां क्या हुआ होगा हम सोच भी नहीं सकते थे। जैसे जैसे दुनिया भर में यह खबर फैली, सवालों की बारिश भी तेज हो गई। क्या यह क्रैश एक एक्सप्लोजन की वजह से हुआ था? वो प्लेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। उस प्लेन में कुछ नहीं बचा था। उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। सोरीन स्टोइचेस्कू रोमानियन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से लीड इन्वेस्टिगेटर थे। कई लोग ये कह रहे थे कि बीच हवा में ही प्लेन में धमाका हो गया था। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि प्लेन एक आतंकी हमले का शिकार हुआ है या उसमें कोई बम था। दोनों अफवाहें उड़ रही थी। पर क्या वाकई कोई बम था या फिर किसी और ने जानबूझकर इस पैसेंजर प्लेन के साथ कोई छेड़छाड़ की थी? रोमानियन इन्वेस्टिगेटर्स के सामने हादसे की साइट पर जाते वक्त यह सबसे जरूरी और पेचीदा सवाल था।
टरोम फ्लाइट 371 बुखारेस्ट के बाहर एक लोकल ट्रेन स्टेशन से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक खेत में आकर टकरा गई थी। प्लेन में सवार सभी 60 लोगों की मौत हो गई और इस तरह ये रोमानिया के इतिहास का सबसे बड़ा हवाई हादसा साबित हुआ। एरिया सील कर दो और मीडिया को दूर रखो। हादसे की आग अभी भी ठंडी नहीं पड़ी है और लीड इन्वेस्टिगेटर सोरिन स्टोइचेस्कू और उनकी टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। ये हादसा वाकई बहुत दर्दनाक था। आधा एयरक्राफ्ट तो जमीन के अंदर ही धंस गया था। चारों तरफ मलबा फैला पड़ा था। देखकर बहुत बुरा लग रहा था। फ्रांस में तैयार हुआ A310 प्लेन आज के दौर में उड़ रहे सभी प्लेन्स में से एक बेहद पॉपुलर प्लेन है। इस तरह के सैकड़ों प्लेन्स दुनिया भर की दर्जनों एयरलाइंस इस्तेमाल कर रही है। इस हवाई हादसे पर कई लोग नजर रखे हुए थे। यह हादसा क्यों हुआ ये जानने की सबको जल्दी थी और इन्वेस्टिगेटर्स पर इसके चलते बहुत प्रेशर था। यहाँ कोई भारी इक्विपमेंट खोजना पड़ेगा। लीड इन्वेस्टिगेटर स्टोइचेस्कू के हाथ जले हुए एल्यूमिनियम के टुकड़ों के अलावा ज्यादा कुछ नहीं लगा जो इस इन्वेस्टिगेशन में मदद करे। हमें एक एक टुकड़े को उठाकर जांच करनी पड़ेगी। इसे वहां रख दो प्लीज। ज्यादातर मलबा प्लेन के टकराने की वजह से बने 20 फुट गहरे गड्ढे में दबा हुआ था। इस गहरे गड्ढे से मलबा निकालना बहुत मुश्किल काम साबित हो रहा था। इम्पैक्ट का जो एंगल था वो बहुत ही सीधा था। स्पीड बहुत तेज थी और वो असल में जमीन के बहुत अंदर धंस गया था। अगर ये लेफ्ट विंग है और वो उसकी नोज कौन है, मतलब वो सीधे जमीन से आकर टकराया। गड्ढे का आकार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्लेन एकदम सीधे आकर टकरा गया होगा। ये बेहद चौंकाने वाली बात थी कि वो 80 डिग्री के एंगल पर सीधे आकर टकराया था। जो कुछ मैंने देखा उससे साफ हो गया कि प्लेन बहुत जोर से टकराया था। जिस ऊंचाई से वो आया था और जिस तरह 80 डिग्री के एंगल से वो सीधे आकर जमीन से टकराया, उसके बाद किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। किसी के पास कोई मौका नहीं था। सवाल ये है कि फ्लाइट 371 टेक ऑफ के तुरंत बाद कैसे इतने सीधे एंगल से आकर जमीन से टकराई। इस सवाल से इन्वेस्टिगेटर्स का इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया होगा। उस वक्त पर इस तरह का हादसा होना वाकई बहुत ज्यादा अजीब है और ये सच है। पहले नोज टकराई, हाई स्पीड में, इंजन फेलियर भी हो सकता है। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटर्स प्लेन का ज्यादातर हिस्सा इकट्ठा करने में कामयाब हुए, जिसमें इंजन के टुकड़े भी शामिल थे। इससे एक बेहद ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। हमें उस प्लेन के इंजन्स जमीन में धंसे हुए मिले थे। प्लेन जब 80 डिग्री के एंगल से आकर जमीन से टकराया तो उसके इंजन काफी नीचे तक चले गए थे और ये बात देखकर हमें वाकई बहुत हैरानी हुई थी, बहुत ज्यादा। वहां राइट इंजन है, लेफ्ट वाला शायद वहां होना चाहिए। हमें बहुत संभल कर इसे बाहर निकालना है। चुनौती उम्मीद से ज्यादा बड़ी है। हादसे के शिकार हुए लोगों के परिवार वालों को बुखारेस्ट ले जाया जा रहा है ताकि वो बॉडीज को आइडेंटिफाई कर सकें। फ्रांस और बेल्जियम के इन्वेस्टिगेटर्स की टीम भी रोमानियन टीम की मदद के लिए आ पहुंची है। दुनिया भर में करीब 250 A310 प्लेन्स उड़ रहे हैं और हर कोई जानना चाहता है कि इस भयानक हादसे की वजह कहीं इनकी बनावट में कोई चूक तो नहीं है। स्टोइचेस्कू हादसे की जगह हुए गड्ढे के काफी अंदर पाए गए इंजन की जांच कर रहे हैं। उनकी हालत बेहद खराब है। ज्यादातर टुकड़े जले हुए हैं और मुड़े तुड़े हैं, मगर एक बात साफ दिख रही है कि टकराने से पहले ही प्लेन में जोरदार धमाका हो गया था। अंदर की तरफ बर्न मार्क्स नहीं है, सिर्फ बाहर की तरफ है।
पहली नजर में ऐसा कोई सुराग नहीं है जो साबित करे कि जब प्लेन हवा में था तभी इंजन में आग लग गई। चलो इसकी ब्लेड्स को देखते हैं। रोटर ब्लेड्स भी पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। इतनी जबरदस्त टक्कर के बाद इसकी उम्मीद भी थी, लेकिन एक होशियार इन्वेस्टिगेटर मार्किंग्स की डायरेक्शन देखकर काफी कुछ पता लगा सकता है। यहाँ देख रहे हो, ऐसा हाल टक्कर के समय ही होता है। मार्क्स देखकर पता चलता है कि डैमेज हवा में नहीं हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि टकराने के बाद प्लेन के ब्लेड मुड़ गए। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन तो यही इशारा कर रही है कि इंजन फेलियर इस हादसे की वजह नहीं हो सकता। उन्होंने अपना टर्न बिल्कुल इसी जगह से शुरू किया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से भी बात की। उनके हिसाब से टेक ऑफ पूरी तरह नॉर्मल था और कोई गड़बड़ नहीं थी। रेडियो कम्युनिकेशन भी रूटीन ही थे, मगर तभी उन्हें ये ऐसे करना था। ऐसे तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने देखा कि फ्लाइट 371 टेक ऑफ के तुरंत बाद ही रास्ते से भटक गई, और स्टोइचेस्कू को इसकी एक वजह भी समझ में आई। तो क्या उन्होंने उसे डी आइस किया या नहीं? स्टोइचेस्कू सोच रहे थे कि हल्की सी बर्फबारी के चलते इस प्लेन के विंग्स पर बर्फ तो नहीं जम गई थी। खराब मौसम किसी भी खतरनाक हादसे की एक वजह तो हो सकता है। उन्होंने किया था? किस वक्त किया? 9 AM। मगर इन्वेस्टिगेटर्स को बताया गया कि प्लेन को टेक ऑफ से पहले अच्छी तरह से डी आइस किया गया था और पायलट्स को भी मौसम के बारे में ब्रीफ कर दिया गया था। इस केस में उन्हें हादसे के वक्त जो मौसम का हाल था वो पहले से ही बता दिया गया था। इकट्ठा हुए मलबे को नजदीकी स्टोरेज तक ले जाने के लिए रोमेनियन आर्मी की मदद ली जा रही थी। रोमेनिया की आंखें नम थी और लोगों के दिलों में कई तीखे सवाल भी थे। कई लोगों को लगता था कि इस हादसे की वजह कोई बम धमाका था। मीडिया में छपी कुछ खबरों ने इन बातों को और ज्यादा हवा दे दी। कुछ रोमेनियन रेडियो स्टेशंस और अखबारों की माने तो इस हादसे के पीछे आतंकवादियों का हाथ भी हो सकता है, पर असल में इस धमाके के पीछे कौन है, इसे लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। लोग इसके पीछे माफिया और किसी और वजह की होने की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ कि इसी बीच एक बम होने की खबर के चलते बुकारेस्ट एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। एक अनजान कॉलर का दावा है कि पेरिस से टरोम जाने वाली फ्लाइट में बम है। क्या ये दोनों मामले आपस में जुड़े हैं? प्लेन को वापस लौटाया गया, पर इस पर कोई बम नहीं मिला। हमें पूरा वक्त लेना पड़ता है। काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें फिर पूरे हादसे को रिकंस्ट्रक्ट करना होता है और हादसे की हर मुमकिन वजह तलाशनी होती है। आई विटनेसेस ने बम की थियरी को ही सपोर्ट किया। तो टकराने से पहले ही उसमें आग लगी हुई थी। एक से ज्यादा विटनेसेस का कहना था कि उन्होंने प्लेन को जमीन से टकराने से पहले एक धमाके के साथ जलता हुआ देखा था। इन्वेस्टिगेटर्स ये पूरी तरह साफ करना चाहते थे कि हादसे के पीछे वाकई कोई बम तो नहीं था। इसके लिए वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉम्ब डिटेक्शन एक्सपर्ट्स FBI की मदद ले रहे थे। स्पेशल एजेंट डेविड बाइजनर, नाइस टू मीट यू। मिलकर खुशी हुई आपसे। FBI के पास कई वजह हैं जिनसे वो मान रही थी कि फ्लाइट 371 को बम से उड़ाया गया था। ब्रसल्स जाने वाली इसी फ्लाइट में 2 हफ्ते पहले बम होने की खबर मिली थी। किसी ने कॉल करके ऐसा बताया था। अब FBI ही इस राज से पर्दा उठाएगी कि क्या वाकई ये हादसा था या फिर एक जानलेवा साजिश। FBI एजेंट डेविड बाइजनर ने टरोम फ्लाइट 371 के क्रैश की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उस जगह का हवाई दौरा किया। वो बीच हवा में हुए किसी धमाके के सुराग तलाश रहे थे। हम उसी एग्जैक्ट फ्लाइट के ऊपर एयर स्ट्रिप से लेकर क्रैश साइट तक उड़े, ताकि हवाई धमाके में अगर कुछ मलबा इधर उधर उड़ गया हो तो हम उसे भी साथ साथ देख सकें। बीच हवा में हुए एक्सप्लोजन की वजह से मलबा हादसे की जगह से कोसों दूर तक बड़े एरिया में फैल सकता है।
जैसा कि पैन एम फ्लाइट 103 लॉकरबी स्कॉटलैंड के ऊपर हुआ था। बाइजनर चाहते थे कि अगर एक छोटे से छोटा टुकड़ा भी ग्राउंड टीम के हाथ में आने से रह गया तो वो उनकी नजर में आ जाएगा। उस खेत में कटाई हो चुकी थी और वो सूखी घास के किसी मैदान जैसा ही था, तो हो सकता था कि घास के नीचे मलबा चला जाए। हालांकि प्लेन का ज्यादातर मलबा स्टोर गोडाउन में भेज दिया गया था, मगर कुछ ऐसे टुकड़े छूट गए थे जो हादसे की कहानी पर और रोशनी डाल सकते थे। या तो कुछ भी नहीं है। जमीन पर कुछ भी ऐसा नहीं मिल पाया जो इस हादसे की वजह बता सके। न वहां फ्यूल था और न ही मलबा था। मगर बाइसनर हार मानने को तैयार नहीं थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो क्रैश साइट से इकट्ठे हुए बेशुमार मलबे की जांच करते हैं। वो ऐसे टुकड़ों की तलाश करते हैं जिनमें बम के धमाके के सुराग मिल पाए। कुछ खास जलने के निशान या मेटल के टुकड़ों पर उनकी खास नजर थी। अगर बम का इस्तेमाल हुआ होता तो मेटल के टुकड़ों पर एक खास तरह की छाप होती। उससे आप बम की लोकेशन का भी पता लगा सकते हैं। कुछ खास टुकड़ों को जांच के लिए भेजा जाता है। और उनका केमिकल एनालिसिस किया जाता है। आपको हर कीमत पर फैक्ट्स के साथ ही चलना होता है। अपना सच वही है जो हम देख सकते हैं। मैंने देखा कि वो जलता हुआ ही नीचे आ रहा था, बहुत तेजी लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, न्यूज में क्या चल रहा है, वो सब कुछ बाद की बात है। पूरे 5 दिन तक लगातार चली जांच के बाद एफबीआई को यकीन था कि उनको सभी जवाब मिल जाएंगे। फ्लाइट 371 पर किसी तरह का बम होने या फिर किसी क्रिमिनल साजिश का कोई सुराग हमें नहीं मिला। मैंने ये केस बंद कर दिया। मुझे बहुत अफसोस है कि इस हादसे में अमेरिकन की भी जान गई, मगर उनकी मौत का जिम्मेदार कोई आतंकी हमला नहीं है। तो इसके बाद फिर हमने बेल्जियम और फ्रांस की अथॉरिटीज को भी यहाँ पर बुलाया था ताकि वो अपने लेवल पर खुद जांच कर सकें, और उन्होंने माना कि ये हादसा आतंकी हमले की वजह से नहीं हुआ है। मैं निजी तौर पर इस बात से सहमत हूँ कि ये क्रैश एक एक्सीडेंट था। जिन्होंने बीच हवा में धमाका देखने की बात कही वो शायद उनकी नजरों का धोखा था। जमीन से देख रहे किसी इंसान को जो धमाका नजर आया वो हो सकता है धमाका ना हो बल्कि प्लेन का कोई हिस्सा टूट कर गिरा हो, और ये कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। एफबीआई ने भले ही अपना काम कर दिया हो, मगर रोमानियन इन्वेस्टिगेटर्स अभी भी हादसे की असली वजह तलाशने में जुटे थे। टरॉम पायलट और इंस्ट्रक्टर ऑरेलियन बोटेजाटू को इस इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए बुलाया गया। मुझे मीडिया की तरफ से और खुद टरम के लोगों की तरफ से काफी प्रेशर महसूस हो रहा था जब मुझे भी एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर चुना गया। बोटेजाटू को पता लगाना था कि क्या प्लेन टेक्निकली ठीक था, क्या A310 का मेंटेनेंस सही से किया गया था, और क्या रिसेंटली उसकी कोई सर्विस की गई थी। मेंटेनेंस एक्टिविटीज जो हैं वो हमेशा एक एक्सीडेंट की बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि वहीं पर आखिरी बार किसी प्लेन के मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशन को हाथ लगाया जाता है और उसका यही प्रोसेस है। इस पैसेंजर जेट का लॉग बुक इन सवालों से पर्दा उठा सकता है, जिसमें फ्लाइट की सर्विस हिस्ट्री के सभी रिकॉर्ड मिल सकते हैं। इससे इन्वेस्टिगेटर्स ये जान पाएंगे कि प्लेन में किस तरह की सर्विसिंग या रिपेयरिंग हुई थी। अब तक तो सब ठीक है। बोटेजाटू को दिखता है कि सभी सर्विस और मेंटेनेंस अपने वक्त पर और ध्यान से किए गए थे। तो कुछ भी अजीब नहीं मिला? बस एक चीज, पिछले साल कुछ मौकों पर ऑटो थ्रॉटल फ्लाइट के वक्त ठीक से काम नहीं कर रहा था। ऑटो थ्रॉटल पावर चेंज होने के वक्त थ्रॉटल को चलाने में मदद करता है। टेक ऑफ के वक्त थ्रॉटल मैक्सिमम पर होते हैं, और जब प्लेन उड़ने लगता है तो ताकत कम होने लगती है और थ्रॉटल ऑटोमेटिकली पीछे आ जाता है। टरॉम पायलट्स ने कई बार शिकायत की थी कि उड़ते वक्त लेफ्ट इंजन के थ्रॉटल कुछ ज्यादा ही पीछे आ जाते हैं या पूरी तरह से रुक जाते हैं।
इसके चलते दोनों इंजन्स अलग अलग पावर सेटिंग पर आ जाते थे। ये कोई ऐसी गड़बड़ नहीं थी जो कि हर बार हो रही हो, बल्कि ये तो कभी होती थी और कभी नहीं। करीब साल भर पहले एयरलाइन ने कॉकपिट के लॉगबुक में एक ब्रीफिंग कार्ड भी रख दिया था जो पायलट्स को इसके बारे में अलर्ट कर सके। टेक ऑफ के बाद उड़ते वक्त जब टेक ऑफ से क्लाइंब पावर में चेंज करते हैं तो इंजन नंबर 1 का थ्रॉटल बंद हो जाता है। अगर कहीं कमी है जो प्लेन बनाने वालों ने और ऑपरेटर्स ने पकड़ ली है तो बहुत ज़रूरी है कि इसकी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से तुरंत फ्लाइट क्रू को भी दी जाए। टरोम पायलट्स को यह सलाह दी गई थी कि थ्रॉटल लीवर पर हाथ रखकर उसे ज्यादा पीछे जाने से रोका जाए। इस टेक्निक को कहा जाता है गार्डिंग द थ्रॉटल। वो उसे हाथ से इस तरह रोक सकते हैं कि लेफ्ट और राइट इंजन की थ्रस्ट में फिर कोई अंतर ना रहे। मगर इन्वेस्टिगेटर्स का सवाल था कि जब इस गड़बड़ के बारे में पता था तो मैकेनिक्स ने उसे ठीक क्यों नहीं किया। थैंक्स फॉर कमिंग। आइए इस तरफ। और इसका जवाब पाने के लिए मेंटेनेंस टीम को बुलाया गया। हमें समझ नहीं आया कि ये गड़बड़ कभी ठीक क्यों नहीं हुई। इन्वेस्टिगेटर्स को बताया गया कि थ्रॉटल की गड़बड़ को ठीक करने की कई बार कोशिश की गई थी, मगर ग्राउंड पर चेक करते वक्त ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी दिखाई ही नहीं दी। हमें पता था कि शायद ये गड़बड़ कभी भी दोबारा हो सकती है, मगर जब मैकेनिक्स इस गड़बड़ को पकड़ ही नहीं पा रहे थे तो फिर इसे ठीक कैसे कर पाते। बहुत कोशिशों के बाद भी कुछ सामने नहीं आया। वॉटेज़ाटो ने पता लगाया कि लंबे वक्त से इस प्लेन में थ्रॉटल की खराबी चलती आ रही थी। पिछले साल ही ऑटो थ्रॉटल को लेकर करीब दर्जन भर कंप्लेंट्स की जा चुकी हैं। पर ये तो खुद कैप्टन ने की है। लीड इन्वेस्टिगेटर स्टोइचेस को देखते हैं कि कैप्टन बेटानोयू ने खुद कुछ महीने पहले इस गड़बड़ की शिकायत की थी। कैप्टन ने उसे प्लेन के लॉगबुक में रिकॉर्ड भी किया था। उन्होंने ब्रीफिंग कार्ड को पढ़कर ठीक वैसा ही किया जैसा बताया गया था। उन्होंने खराब थ्रॉटल को अपने हाथ से पकड़कर पीछे जाने से रोका था और वो काम भी कर गया था। इस सिस्टम की खराबी प्लेन बनाने वालों को भी पता थी और ऑपरेटर्स को भी इसकी समझ थी। पायलट्स को इस इमरजेंसी के वक्त क्या और कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग भी दी गई थी। अगर उन्हें इसका पता था और वो इसका हल जानते थे तो इससे एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा? बात समझ से बाहर है। इस सवाल की सर्च में कि आखिर क्यों टरोम फ्लाइट 371 टेक ऑफ के बाद ही जमीन से आकर कोलाइड हो गई। V1 रोटेट। इन्वेस्टिगेटर्स ने अब अपना अटेंशन पायलट्स की तरफ टर्न किया। वो उनके फ्लाइट रिकॉर्ड्स को चेक कर रहे हैं कि क्या वो किसी तरह की गलती कर सकते थे। ओके, लेट्स गो। कैप्टन से शुरू करते हैं। कैप्टन बेटानोयू ने अपना पूरा करियर टरोम के साथ ही गुजारा है। उन्होंने मिलिट्री फ्लाइट स्कूल से 1969 में ग्रेजुएशन किया था। वो 6 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट्स में करीब 14,000 घंटों से ज्यादा फ्लाई कर चुके थे। इम्प्रेसिव, बहुत ज्यादा फ्लाइट आवर्स हैं। मैंने कैप्टन बेटानोयू के साथ फ्लाई किया है। वो बहुत ही तैयार, समझदार पायलट थे और अपने हर काम को पूरे ध्यान से करते थे। नेक्स्ट। पायलट स्टोई ने 1968 में मिलिट्री फ्लाइट स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। फर्स्ट ऑफिसर को भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी लाजवाब रहा था। इनकी जोड़ी कमाल की थी। यानी उस दिन कॉकपिट में 2 बेहद कमाल के पायलट्स थे। फिर उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स भी चेक किए गए। कैप्टन बेटानोयू दिमागी तौर पर काफी मजबूत थे, फिट फॉर लॉन्ग रेंज फ्लाइट। कैप्टन लुक्स गुड। कैप्टन 48 साल के थे और फर्स्ट ऑफिसर 51 साल के। इतनी उम्र होने के बावजूद दोनों फिट थे और उनकी मेडिकल रिपोर्ट में कभी कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दी। फर्स्ट ऑफिसर स्टोए, इनका रिटायरमेंट होने ही वाला था। वैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का लेवल काफी अच्छा है इनका। स्टेबल पर्सनालिटी।
फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों एकदम फिट पाए गए। दोनों ही मेंटली और फिजिकली फ्लाई करने के लिए काफी फिट थे और दोनों के मेडिकल चेकअप्स भी कई बार हो चुके थे, यानी दोनों ही मेडिकली क्लियर थे। प्लेन और पायलट्स दोनों ही पहली जांच में फिट साबित हुए। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग के लंबे इंतजार के बाद ठीक है, चलो अब इसे देखते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स इनसे खुलने वाले हर राज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या एफडीआर उस छोटी सी उड़ान के बारे में काफी कुछ बता सकता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हमें बहुत सारा मतलब कई तरह का डेटा दे सकता है। इसमें दर्जनों फ्लाइट पैरामीटर्स, एयरक्राफ्ट सिस्टम की सभी चीजों की जानकारी होती है। डेटा के पहले मिनट में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें किसी गड़बड़ का इशारा हो। 371 टेक ऑफ के लिए तैयार है। इससे साफ हो गया कि फ्लाइट का टेक ऑफ एकदम नॉर्मल था, जैसा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने भी बताया था। मगर जैसे ही प्लेन हवा में जाता है और अपना पहला लेफ्ट टर्न लेता है, वहीं से डेटा में कुछ अजीब सी चीजें सामने आने लगती हैं। ये क्या है? लुक एट द बैंक एंगल। टर्न लेने के बाद सीधा होने की जगह प्लेन और ज्यादा तेजी से झुकने लगा और करीब 170 डिग्री के एंगल तक घूम गया। और हाइट क्या है इसकी? जैसे जैसे प्लेन मुड़ता जा रहा था, नोज नीचे की तरफ जा रही थी और प्लेन भी तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा। पीक एल्टीट्यूड है 4627 फीट। इतनी ऊंचाई से प्लेन को जमीन पर गिरने में सिर्फ 19 सेकंड ही लगे। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। कभी भी मेरी आंखों के सामने ऐसा नहीं हुआ। मगर हमें इन फैक्ट से जो सच पता चला है, उसे मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। प्लेन 620 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर रोल करते हुए जमीन से टकराया था। इतनी स्पीड फुल फ्यूल टैंक्स के साथ। और यही एक्सप्लोजन की वजह था जिसमें इतनी जानें चली गईं। आखिर क्या वजह थी कि फ्लाइट पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर चली गई? फ्लाइट 371 का राज अभी भी सवालों में छुपा हुआ था। यह समझने के लिए कि आखिर क्यों फ्लाइट 371 जमीन से टकराने से पहले कंट्रोल से बाहर हो गई, इन्वेस्टिगेटर्स और बारीकी से डेटा को खंगालने लगे। इंजन के पैरामीटर्स दिखाओ। स्टोइचेस्कू इंजन के परफॉर्मेंस डेटा पर नजर डालते हैं। ऊपर वाला लेफ्ट इंजन है और नीचे वाला राइट। इंजन के फिजिकल इंस्पेक्शन से तो कोई सुराग नहीं मिला, मगर एफडीआर डेटा ऐसा बहुत कुछ बता सकता है जो फिजिकल इंस्पेक्शन में नहीं पता चलता। इसमें दोनों इंजन्स के परफॉर्मेंस का एक एक पल का डेटा मौजूद रहता है। जरा यहां रुकना। यहां पर सब कुछ शुरू हुआ। अब आगे बढ़ो। टेक ऑफ के वक्त दोनों इंजन्स मैक्सिमम पावर पर थे, जैसा कि उनको होना चाहिए था। और तभी लेफ्ट इंजन का पावर अचानक से बंद होने लगता है। यह सब कुछ सिर्फ 610 मीटर की ऊंचाई पर हुआ और इससे एक इंबैलेंस बनने लगा। प्लेन तो वैसे ही उस वक्त लेफ्ट टर्न ले रहा था, पर जैसे ही लेफ्ट इंजन का पावर खत्म हुआ, वो और तेजी से लेफ्ट की ओर झुकने लगा और रास्ता भटक गया। तुम्हारे पास फ्लाइट की थ्रस्ट सेटिंग है? हाँ है। तो गड़बड़ शुरू होती है जहां ये टेक ऑफ से क्लाइंब फेज में जाते हैं, और वहीं पर हमेशा थ्रॉटल की प्रॉब्लम भी होती है। 450 मीटर की ऊंचाई पर प्लेन को उस मैक्सिमम पावर की जरूरत नहीं रहती जो टेक ऑफ के वक्त जरूरी होती है। कंप्यूटर ऑटो थ्रॉटल को थ्रस्ट लेवल घटाने का कमांड देता है और दोनों इंजन्स की पावर घट जाती है। जैसे ही प्लेन 450 मीटर ऊपर जाता है, हमें इंजन पावर को कम करना होता है और टेक ऑफ लेवल से क्लाइंब लेवल तक लाना होता है। इसका मतलब है कि थ्रॉटल लेवल भी कम किया जाता है। मगर थ्रॉटल में चल रही गड़बड़ी के चलते लेफ्ट इंजन की पावर जरूरत से ज्यादा ही कम हो गई और इससे लेफ्ट और राइट इंजन के पावर्स के बीच बहुत बड़ा अंतर आ गया और इस इम्बैलेंस की वजह से प्लेन ने शार्प लेफ्ट टर्न ले लिया। चलो, इसके मुड़ने की वजह तो क्लियर है, पर कैप्टन को तो पता था कि इससे कैसे निकलना है। इन्वेस्टिगेटर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि कैप्टन ने थ्रॉटल को संभालने में इस बार चूक कैसे कर दी।
कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर में 2 मिनट की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग इस अहम सवाल का जवाब देने में मदद कर सकती है। ओके, लेट्स गो। आखिर पायलट ने प्लेन को बचाने के लिए थ्रॉटल को अपने हाथ से कंट्रोल क्यों नहीं किया? 371 क्लियर फॉर टेक ऑफ। टेक ऑफ के लिए तैयार होना। रेडी फॉर टेक ऑफ। सुबह के 9:06 पर यह टेक ऑफ हुआ है। टेक ऑफ के वक्त सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। क्रू पूरी तरह शांत था और कॉकपिट में कोई अजीबोगरीब शोर भी नहीं था। V1 रोटेट। तुम कंट्रोल संभालो, मैं थ्रॉटल को गार्ड करता हूं। टेप को रुको। ये तो कैप्टन है। उन्होंने कहा कि वो थ्रॉटल को पीछे जाने से रोक कर रखेंगे। तुम कंट्रोल संभालो, मैं थ्रॉटल को गार्ड करता हूं। कैप्टन अपने फर्स्ट ऑफिसर को कहते हैं कि वो खराब थ्रॉटल को खुद संभालने के लिए तैयार हैं। सो ही न्यू व्हाट टू डू। एक बहुत बड़ा सुराग हाथ लगा था कि कैप्टन ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। हर पायलट वहां पर ये बात साफ साफ कह रहा है कि वो क्या करने वाला है, और रिकॉर्डिंग पर भी उनकी बात एकदम साफ साफ रिकॉर्ड हुई है। ओके, वो टेक ऑफ मोड में है, एक्सेलरेट कर रहे हैं, एल्टीट्यूड को गेन कर रहे हैं, विंग्स लेवल ठीक है। आगे चलो। फ्लैप्स अप। कमांड मिलते ही उन्होंने फ्लैप तो अप कर दिए थे। फ्लैप्स इन। ये कुछ अजीब है। कमांड मिलते ही कैप्टन ने फ्लैप्स अप कर दिए थे, लेकिन दूसरी कमांड की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनको फ्लैप्स और स्लैट्स दोनों के लिए कमांड मिला था। उन्होंने फ्लैप्स तो ऑन कर दिए थे, मगर स्लैट्स का कुछ किया ही नहीं। कैप्टन स्लैट्स की बात को अनसुना क्यों करेंगे? कैप्टन, आप ठीक तो हो ना? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या बोले मुझे समझ में नहीं आया, एक बार फिर चलाओ। इन्वेस्टिगेटर्स ने 3 ऐसे शब्द सुने जो इस हादसे की असली वजह से पर्दा उठा सकते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कैप्टन ने अपने फर्स्ट ऑफिसर से कहा कि उनकी तबीयत गड़बड़ है, और फिर तभी सीवीआर में एक कराहने की आवाज सुनाई दी। हम लोगों को जो आवाज सुनाई दी थी वो कुछ इस तरह की थी, कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स मान रहे थे कि ये दर्द से जूझ रहे इंसान की आवाज थी। ये तो कैप्टन ही है ना? टेरोम फ्लाइट 371 के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुनते ही इन्वेस्टिगेटर्स को मिली एक दिल दहला देने वाली इंफॉर्मेशन। और इस साउंड के बाद कोई साउंड नहीं। कैप्टन के ये बताने के बाद कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, वो एकदम खामोश हो गए, और फिर उसके बाद उनकी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। फर्स्ट ऑफिसर अकेले पड़ गए और उनको सब कुछ संभालना पड़ रहा था। कैप्टन ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग से पूरी तरह से गायब हो गए थे। फिर ना उनकी कोई आवाज सुनाई दी और ना उनके होश में होने की कोई और निशानी मिली। मुझे लगता है कि इसके फौरन बाद कैप्टन बेहोश हो गए होंगे। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है या तो कैप्टन बाटानोयू को हार्ट अटैक आ गया था या फिर वो बेहोश हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। हे, कैप्टन। और उसी वक्त लेफ्ट थ्रॉटल पीछे हो गया। लगता है किसी ने भी थ्रॉटल को नहीं पकड़ा हुआ था। और दोनों इंजन्स के पावर में बेहिसाब अंतर आ गया। एक पायलट बेहोश थे तो सारी जिम्मेदारी फर्स्ट ऑफिसर के सर पर आ गई थी। उनका ध्यान हर तरफ भटका हुआ था। एक तरफ वो प्लेन भी उड़ा रहे थे और दूसरी तरफ वो कैप्टन को भी देख रहे थे और शायद उनको संभालने की कोशिश कर रहे थे।